everyone, welcome to my channel. In this video lesson, the topic that you will be learning about is replication of DNA, जिसे हम कहते हैं मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए। इस वीडियो लेसन में हम पर्टिकुलरली रेप्लिकेशन है क्या ये देखेंगे, प्लस जो इसके मोड्स हैं, देर आर 3 मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन, तो उन तीनों मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पर्टिकुलरली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, उसके साथ रिलेटेड जो मिसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रूफ हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होती है। जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म की सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू रेप्लिकेशन करेंगे कि रेप्लिकेशन है क्या और इसके क्या मोड्स होते हैं, या पर्टिकुलरली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले देखते हैं कि रेप्लिकेशन है क्या। तो जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन को देखते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये एक तरह का डुप्लीकेशन प्रोसेस है। डुप्लीकेशन किस चीज़ की होती है? डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। सो डीएनए जब अपनी कॉपीज बनाता है तो उस मैकेनिज्म को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो जब वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए डुप्लेक्स मॉडल प्रपोज किया था, जो जिसमें डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था इन 1953, तो उन्होंने उसी के साथ एक स्कीम प्रपोज की कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता होगा जब ये मॉडल दिया गया था। इस स्कीम के अकॉर्डिंगली क्या था उनका व्यू कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, पहले वो सेपरेट होंगी और वो दोनों एज अ टेम्पलेट काम करेंगी और इन्हीं के ऊपर नई 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेंगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसके पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगी और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगी। दिस वाज द स्कीम प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक और इसे नाम दिया गया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव के अलावा भी 2 मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन हैं जिनके बारे में डिस्कशन है। जो दोनों मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन है, एक तो है कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन और एक है डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली जब पहली रेप्लिकेशन हो रही है, जो कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है वो वैसे का वैसा ही है और एक नया डीएनए स्ट्रैंड बना है जिसमें पेरेंटल स्ट्रैंड का कुछ भी पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद सेकेंड रेप्लिकेशन हो रही है जिसमें अगेन पेरेंटल डीएनए वैसे का वैसे ही है और अलग से 3 नई जो हैं डीएनए स्ट्रैंड्स वो बनी है। दैट मीन्स कि जो पेरेंटल डीएनए है उसका कुछ भी पार्ट नई डीएनए स्ट्रैंड्स में नहीं गया है, इट रिमेन्स कंजर्व्ड एज इट इज़। इसीलिए इसे हम कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं जिसमें पेरेंटल डीएनए जो है वो वैसे का वैसे ही कंजर्व्ड है, उसका कुछ भी पार्ट अलग नहीं हुआ है और ना ही वो नए डीएनए स्ट्रैंड में गया है, वो एज इट इज़ कंजर्व्ड ही पड़ा है। दिस वन इज़ द कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जो सेकेंड मोड ऑफ रेप्लिकेशन है दैट इज़ द डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में क्या है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है विच इज़ द पेरेंटल वन, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं मतलब वो सेपरेट हो गए हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन मतलब नेक्स्ट जो फर्स्ट रेप्लिकेशन होने के बाद जो 2 नई स्ट्रैंड्स बनी हैं उसमें कुछ कुछ पार्ट्स में जो है वो डिस्पर्जन हो गया है पेरेंटल स्ट्रैंड का। डिस्पर्जन मीन्स कि उसके कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं वो जो नेक्स्ट रेप्लिकेशन होने के बाद जो नई जो डीएनए बने हैं उनके अंदर उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो गए हैं, डिस्पर्स हो गए हैं। फिर सेकेंड रेप्लिकेशन हुई है, वैसे ही सेम हुआ है। अगेन देयर इज डिस्पर्सल ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द पेरेंटल डीएनए। दिस इज द सेकेंड मोड विच इज डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड नहीं आगे पास हुआ है, उसके सिर्फ कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं वो नए स्ट्रैंड का पार्ट बने हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वन है दैट इज़ द थर्ड मोड, दैट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है इसे माना जाता है कि एक्चुअली द डीएनए रेप्लिकेट्स विद दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है पहले वो सेपरेट होती हैं, दोनों एज अ टेम्पलेट काम करती हैं, मतलब दोनों के ऊपर एक एक नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती है। दोनों एज टेम्पलेट काम कर रही हैं, उनके ऊपर एक नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रही है एंड नाउ दिस
the new one complementary strand and the one of the parental DNA, मतलब एक पेरेंटल डीएनए की स्ट्रैंड एंड द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दोनों मिलकर कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल बना रही हैं। दैट इज़ जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो सेमी कंजर्व्ड है, मतलब पहले वो सेपरेट हुई और फिर नए डीएनए के अंदर उसका मतलब एक स्ट्रैंड उसकी आई है और एक जो है वो न्यू स्ट्रैंड है। दैट मीन्स इट इज़ सेमी कंजर्व्ड मोड। That means after the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand, जिसमें जो parental strand है वो कुछ conserved रही है और कुछ उसके पास नया part आया है. So this type of replication is the semi-conservative mode of replication. Now maybe this would help you understand it more clearly कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है। यहाँ पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो पहले सेपरेट होंगी, दोनों जो पेरेंट डीएनए है इसकी दोनों स्ट्रैंड्स पहले सेपरेट होंगी। दिस वन डार्क ब्लू कलर में जो नज़र आ रही है वो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं। फिर इनके कॉम्प्लीमेंट्री एक एक नई स्ट्रैंड बनेगी। दिस वन द लाइट पर्पल वन दैट इज़ द न्यू वन, ऐसे ही इसमें भी बनेगी। फिर अब सेकेंड रेप्लिकेशन होगी, दिस इज़ द फर्स्ट रेप्लिकेशन हो चुकी है। इसके बाद अब सेकेंड रेप्लिकेशन होगी, अगेन ये दोनों फिर से सेपरेट होंगी, इनके ऊपर फिर से एक नई स्ट्रैंड बनेगी। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली न्यू हो गई। अब इसमें फिर से जो पेरेंटल पार्ट है वो कंजर्व्ड रह गया है। ऐसे ही सेम इसमें हुआ है, एक टोटली नई बनी है और एक में पेरेंटल पार्ट है। तो इस तरह से जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो पार्ट बनती जाती है द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल का। सो इन ऑर्डर टू प्रूव कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन करता है, तो मिसेल्सन और स्टाहल ने, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल, इन 1958 उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने हैवी नाइट्रोजन को यूज़ किया इन ई कोलाई बैक्टीरिया। हैवी नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन विद एटॉमिक मास 15, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 रहता है, लेकिन उसका जो आइसोटॉप है दैट इज़ हैवियर आइसोटॉप, उसमें उसका 15 होगा। तो यहाँ पर उन्होंने हैवी नाइट्रोजन को यूज़ किया इन ई कोलाई बैक्टीरिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया को दे ग्रू इट इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो हैवी नाइट्रोजन है। दैट मीन्स ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें हैवी नाइट्रोजन पड़ा है। तो ये जो नाइट्रोजन था इट वॉज इनकॉपरेटेड इन इट्स न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, ये उसके डीएनए का पार्ट बन गया, या जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं ई कोलाई के उनका पार्ट बन गया। तो ये जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल है इसको हम फिर उसके बाद इसे अलग करने के लिए फ्रॉम द नॉर्मल वन, इसके बाद इसकी सेंट्रिफिकेशन की गई, और सेंट्रिफिकेशन करने के बाद क्योंकि हैवियर डीएनए है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इट वाज नोटिस्ड कि यहाँ पर जब इसकी सेंट्रिफिकेशन की गई तो इसकी डेंसिटी जो थी वो ज़्यादा थी। तो अभी ये तीनों मोड्स चल रहे हैं, दैट इज़ कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। फिर उसके बाद इसे ट्रांसफ़र किया गया इन सेल्स को ऐसे मीडियम में विच वॉज हैविंग नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड, दैट मीन्स जिसमें नॉर्मल लाइट जो नाइट्रोजन है, मतलब विद 14 एटॉमिक मास जिसका है, उस मीडियम के अंदर इसे ग्रो किया गया। अब यहाँ पर फिर से उनके सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए गए और फिर से उनकी सेंट्रिफिकेशन की गई, ये देखने के लिए कि डेंसिटी में कैसा डिफरेंस आता है। तो जो डेंसिटी थी अब वो इंटरमीडिएट थी। दैट मीन्स कि मतलब उसमें यहाँ से हमें ये पता लगा कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी एज़ कम्पेयर टू जो उनका जो फर्स्ट रिज़ल्ट आया था जिसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो डीएनए था इट वाज इनकॉर्पोरेटेड विद हैवी नाइट्रोजन। अब यहाँ पर जब सेकेंड टाइम उसका किया गया तो डेंसिटी इंटरमीडिएट हो गई, दैट इज़ इन बिटवीन द हैवी नाइट्रोजन एंड द लाइट नाइट्रोजन। दैट मीन्स कि जो हैवी नाइट्रोजन है जो कि उसे फर्स्ट मीडियम से मिला था वो नाइट्रोजन है जो वो अभी भी पार्ट है ऑफ इट्स डीएनए, और जो लाइट नाइट्रोजन है वो उसे अब इस नए वाले मीडियम से मिला है। दैट मीन्स हाफ पार्ट जो है उसका वो हैवी नाइट्रोजन का है और हाफ पार्ट जो है वो उसका लाइट नाइट्रोजन का है। तो इसीलिए जो डेंसिटी थी अब वो इंटरमीडिएट हो गई इन बिटवीन द हैवी नाइट्रोजन एंड द लाइट नाइट्रोजन। फिर उसके बाद इन्हें फिर से ट्रांसफ़र किया गया एक अलग मीडियम में विच वॉज अगेन
अगेन हैविंग लाइट नाइट्रोजन जो था जिस मीडियम में, फिर से वहाँ किया गया, अगेन इट बिकेम पार्ट ऑफ इट्स डीएनए, फिर से उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया डीएनए, फिर से उसकी सेंट्रीफिकेशन की गई। तो अब जब सेंट्रीफिकेशन की गई तो इट वाज नोटिस्ड कि इट वाज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ हाइब्रिड डीएनए एज वेल एज लाइट डीएनए। हाइब्रिड मतलब जिसमें नाइट्रोजन 14 और 15 दोनों इनकॉर्पोरेटेड हैं, जैसे कि यहाँ पर था इन द सेकेंड केस, एज वेल एज द लाइट डीएनए जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन 14 ही प्रेजेंट है। दैट मीन्स इससे हमें ये पता लगा कि ये जो हैवी नाइट्रोजन है वो अभी भी पार्ट है डीएनए मटेरियल का, और जो बाकी का जो रेड वाला रीजन आया है दैट इज़ फ्रॉम दिस लाइट नाइट्रोजन। दैट मीन्स कि जो 50% डीएनए है वो लाइट डीएनए है और जो 50% है वो हाइब्रिड डीएनए है। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि अभी भी जो नाइट्रोजन 15 है वो पार्ट बन रहा है ऑफ द डीएनए, और वो हैवी डीएनए आया कहाँ से है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी वहाँ से आया है। क्योंकि जो पहला केस था वो नाइट्रोजन हैवी नाइट्रोजन में ग्रो किया गया था, फिर उसके बाद दोनों केसेस में लाइट नाइट्रोजन में ग्रो किए गए हैं। लेकिन जो हैवी नाइट्रोजन है वो अभी भी पार्ट बन रहा है ऑफ द डीएनए। दैट मीन्स कि उसका कुछ अमाउंट जो है वो कंजर्व्ड रह रहा है इन ईच जनरेशन। तो जब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाएंगे तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व दैट कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए। और ये तभी पॉसिबल है जब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा। दैट इज विद ईच हम जितनी बार हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे जो हाइब्रिड डीएनए वो पार्ट होगा ऑफ द डीएनए न्यू डीएनए, बट उसका अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा, और जो नया डीएनए है वो उसके अंदर ऐड होता या फिर जो लाइट डीएनए है वो उसमें इंक्रीज होता जाएगा, और हाइब्रिड डीएनए है जो वो कम होता जाएगा। लेकिन इट विल बी स्टिल प्रेजेंट इन इट क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव है, कुछ पार्ट जो है पेरेंटल स्ट्रैंड का वो कंजर्व्ड है, इसीलिए इसे हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म की सारी डिटेल्स इस वीडियो लेसन के सेकेंड वीडियो लेसन सीरीज़ में अपलोड किए जाएंगे।